नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। माफ करिएगा उस तकनीकी दिक्कत के लिए हमें ब्रेक पर जाना पड़ा। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ, मानक गुप्ता। पिछले 24 घंटे के आंकड़े 3,32,730 नए मरीज कोरोना के देश में सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,263 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आज खुद, ऐसा लगता है, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई की कमान अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। सुबह 9 बजे इंटरनल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। ऑक्सीजन की कमी को कैसे देश में दूर किया जाए, उस पर चर्चा हुई। एयरफोर्स की मदद अब ली जानी शुरू हो गई है। देश में जहां जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकरों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है। उधर मुंबई से सटे विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लग गई। 13 मरीजों की इसमें मौत हो गई। यह आग हॉस्पिटल के आईसीयू में सुबह करीब 3 बजे लगी थी। बताया जा रहा है आईसीयू में करीब 17 मरीज थे। और महाराष्ट्र के हेल्थ मंत्री कहते हैं, इस खबर पर सवाल मत पूछिए, ये नेशनल न्यूज नहीं है। खैर, उस पर विस्तार से चर्चा बाद में। आज ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार, ऐसा लगता है, फाइनली एक्टिव हो गई। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसके बाद आपको तस्वीर दिखाता हूं कैसे वायुसेना के विमानों के जरिए अब ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही। वीडियो देखिए। इस ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में एयरफोर्स के C-17 और IL-76 विमानों को लगाया गया है। और ये देखिए, बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंकर अब एयरफोर्स के इन विमानों से एयरलिफ्ट करके उन राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं, उन शहरों में जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उधर ऑक्सीजन को लेकर ट्रेनें भी अब देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों की तरफ निकल चुकी हैं। रेलवे भी एक्टिव हो गया है और उम्मीद, दुआ यही है, जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये देखिए, अब रेलवे भी एक्टिव हो गया है ऑक्सीजन पहुंचाने के इस काम में जहां जहां कमी है। उधर एक और बुरी खबर आई। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में 83 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। अब माना यह जा रहा है कि बाबा रामदेव का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। पतंजलि में 83 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित। एक और बुरी खबर, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को भी कोरोना के संक्रमण ने जकड़ लिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी। फिर से बता रहा हूं, आप, बड़े बड़े लोगों के घर में कोरोना घुस रहा है, उनको खुद कोरोना हो रहा है। ये खबर आपको मैं रोज सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने आप को सुपरमैन ना समझें, ये ना समझें ये बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि 1 साल से इसने आपको नहीं पकड़ा है। क्योंकि अब देखिए, मरीजों को जो बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की किल्लत हो रही है, वो किसी को छोड़ नहीं रही है किल्लत। जैसे कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, उसी तरह दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड की किल्लत भी किसी को नहीं छोड़ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की कोरोना से मौत हो गई। स्वाति मालीवाल खुद ट्वीट करके बता रही हैं, आधा घंटे तक वो अपने नाना को एम्बुलेंस में लेकर ग्रेटर नोएडा में शारदा अस्पताल के बाहर खड़ी रही, लेकिन इलाज नहीं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी और हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जैसा मैंने कहा ना, आम या खास, इस सिस्टम में जो कमियां हैं उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। एक और बुरी खबर आई, औरैया से बीजेपी के विधायक रमेश दिवाकर, कोरोना से उनकी आज मौत हो गई। इनका मेरठ की मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। बीजेपी के विधायक, देखिए मैं कह रहा हूं ना, नेता हो चाहे कोई आप बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई भी ताकतवर इंसान हो, कितने भी अमीर हो, ये कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा है। इसीलिए अपना ध्यान रखना आपके हाथ में है। उधर अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखेंगे आप भी चौंक जाएंगे। अस्पताल में जब जगह नहीं मिली तो एक माँ अपने बेटे को लेकर, जो कि कोरोना पॉजिटिव है, सड़क पर ही बैठी। दरअसल अस्पताल ने यह कहकर भर्ती करने से मना कर दिया था कि 108 एम्बुलेंस में आएंगे तो ही मरीज को भर्ती किया जाए। पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर मां सड़क पर। ये जरा देखिए कैसे दिल दहला देती ये तस्वीरें। उधर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन ना मानने वालों के खिलाफ पुलिस कैसे सख्ती कर रही है, उसकी भी एक तस्वीर सामने है, वो भी जरा जल्दी से देखें। यही करना पड़ेगा पुलिस। जब इस तरह से लोग मानेंगे नहीं, ये देखिए, इन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उनसे उठक बैठक लगवाई है पुलिस ने पब्लिकली और उनका वीडियो बनवाया, और इसीलिए दिखा रहा हूँ ये वीडियो। यही होना चाहिए, जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करें उनके साथ, क्योंकि अपनी जान तो खतरे में डालती है, दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी जरा आप जल्दी से देखिए।
एक व्यक्ति को धमका रहे हैं मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन दिला दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। मंत्री जी लगता है अभी भी जमीनी सच्चाई से कटे हुए हैं, अपना गुस्सा काबू करने की सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं एक मरीज के किसी रिश्तेदार को या दोस्त साथी को। जरा सुन भी लीजिए कैसे मंत्री जी कह रहे हैं दो खाएगा। बोलिए 36 घंटे हो चुके हैं, 36 घंटा अगर बोला सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। हम बोलेंगे ऐसा ही, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या ऐसा तो सीख रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 36 घंटे से परेशान, 5 मिनट सिलेंडर। तो ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा बोलेगा दो खाएगा। अब जैसे मैंने कहा ना, संवेदनहीनता की हद है। जो अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन मांग रहा है उसको कह रहे हैं दो खाएगा। इस बीच आज एक अच्छी खबर भी आई है, वो भी आपको बता दें, क्योंकि सारी बुरी खबरें नहीं है, कुछ एक अच्छे काम भी हुए हैं, अच्छी खबरें भी आ रही है। और अच्छी खबर यह है कि आज DCGI ने हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज के लिए विराफिन नाम की एक दवा को मंजूरी दे दी है। जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी है जो विराफिन बनाती है, और ये विराफिन दवा अब कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी, आधिकारिक तौर पर की जाएगी। जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने ये जानकारी दी है कि हमें सरकार से, DCGI से विराफिन को कोरोना के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई है। और ये ऐसी पहली दवा है हिंदुस्तान में जिसे कोरोना के इलाज के तौर पर मंजूरी मिली। इसीलिए बड़ी खबर है। आपसे पहले चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे फेविफ्लू हो, इस तरह की दवाएं कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन DCGI से उनको परमिशन नहीं मिली थी। इसलिए पहली बार सरकारी स्तर पर कोरोना की एक दवा आ गई है हिंदुस्तान में, अब ये कहा जा सकता है, और उम्मीद यही है इस दवा की किल्लत नहीं होगी। आज रात की बात में हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है और हर कोई ये पूछ रहा है, ये सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, कब थमेगा देश में कोरोना का तांडव? और दूसरा, क्या वैक्सीन से ही बचेगी जान? क्योंकि हिंदुस्तान में अब सरकार ने भी कह दिया है 18 से ऊपर के हर शख्स को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। नई वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, वो सामने आ ही चुकी है। इसी सब पर आज बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ आ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी को आप देख पा रहे हैं, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आ गई हैं, स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन। आप सभी का स्वागत। मुझे पता है ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई, स्वाति मैं आप ही से शुरू कर, तस्वीरें जो दिखाई हैं उस पर बात। स्वाति, आज ये जो नई दवा जाइडस कैडिला की, जिसको हिंदुस्तान में DCGI ने परमिशन दे दी है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि कंपनी का दावा ये है, उसके ट्रायल में ये दवा जिन लोगों को दी गई, उनमें 91% लोगों को एक हफ्ते बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। एक हफ्ते बाद, आमतौर पर एक हफ्ते में नेगेटिव होती नहीं। स्वाति, देखिए, पेग इंटरफेरॉन है ये मेडिसिन, और इसका पहले भी हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। हेपेटाइटिस में, मेलानोमा जैसी बीमारियों में भी पहले भी हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि वायरस की रिस्पांस में जो बॉडी में इंटरफेरॉन्स बनते हैं, उसके प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करता है, और इसलिए देखा जा रहा है कि ये फायदा करता है। देखिए, हमें तो और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की जरूरत है इस वक्त, जो कि कोरोना से पीड़ित लोगों में हमारी मदद करे। और अगर कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू होता है या पता चलता है कि ये दवा अच्छी है और इससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो एक मेडिकल कम्युनिटी में उत्साह आता है, एक हिम्मत आती है कि कम से कम हमारे पास ऐसी दवाइयां आ रही हैं जिससे हम अपने मरीजों को जल्दी ठीक कर पाएंगे, वो बेहतर हो पाएंगे। ये दवाइयां लेकिन आ रही हैं, लेकिन मानक जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में लेकिन सारे डॉक्टर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, चाहे हम उनको घर से ट्रीट कर रहे हो, चाहे हम उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इवन होम ट्रीटमेंट वाले जो हमारे मरीज हैं, वो हमें कॉल कर करके यही बोलते हैं कि ये दवा भी नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, कहाँ जाए, कैसे होगा। और इससे जो एक डर का माहौल लोगों के मन में पैदा हुआ है कि कल को अगर मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा, मुझे बेड नहीं मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हम जरूर ये बार बार लोगों से बोलते हैं कि 85% लोग ऐसे हैं जिन्हें हम घर में ठीक कर पा रहे हैं, लेकिन आप इंसान के बारे में सोचिए, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचिए, उसे तो नहीं मालूम कि मैं 85 में आऊंगा या मैं उन 15% में आऊंगा। तो डर लाजमी है, क्यों नहीं आएगा लोगों के मन में डर, जब आप इस तरह की तस्वीरें सब तरफ देखेंगे, जब आप
मैं सारा दिन सॉरी बोलने के अलावा कितने लोगों को, और शायद यहाँ पैनल में बैठे जो लोग हैं वो भी मुझे लगता है न जाने कितने लोगों को दिन भर में सॉरी बोलते होंगे कि हम बेड नहीं दिला पा रहे हैं, हम ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं। शायद ये स्थिति हम सभी की है आज, हम सभी की है, और हम जो सब आज हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बेबस फील कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका जल्द से जल्द निजात होना जरूरी है। क्योंकि जब लोगों को ये पता होगा कि ठीक है हम बीमार हुए हैं, हम घर पे ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन कल को मेरी तबीयत बिगड़ी, कल को मुझे कुछ हुआ तो मेरे लिए बेड है, मेरे लिए ऑक्सीजन है, कम से कम मुझे इन चीजों के लिए दर दर तो नहीं भटकना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये चीज जब तक लोगों के मन में नहीं आएगी, आप कैसे जीतेंगे इस पेंडेमिक को? लोगों के मन में भय समाता जा रहा है, डर समाता जा रहा है। और देखिए, इसका मतलब स्वाति, आप इसका कोई एंड नहीं देख रही हैं फिलहाल? एज ए डॉक्टर इस समय आपको कोई अंत नहीं दिखाई देता इस महामारी का हिंदुस्तान? देखिए मानक जी, जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स आए हैं, जितने भी साइंटिस्ट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो सारे प्रेडिक्शंस तो हम ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं वहां। आईआईटी का मैथमेटिकल मॉडल बोलता है कि 3.5 लाख रोज लोग आएंगे, 3.5 तो हम टच कर ही रहे हैं आज। ये तो उन्होंने मई के लिए बोला था कि मई में जाकर के इतने लोग आएंगे, हम तो अभी देख रहे हैं इतने लोग। तो ये वायरस जब आप देख रहे हैं, ट्रिपल म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है, और जिस तेजी से वो फैल रहा है, जिस तरह से संक्रमित लोग अब हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कोई भी मैथमेटिकल मॉडल ऐसा है जो सही या खरा उतरेगा। सब फेल हो रहे हैं, और बहुत मुश्किल है आज की तारीख में इस चीज को प्रिडिक्ट कर पाना। हमारा इंटरस्टेट मूवमेंट हमें रोकना पड़ेगा, हमें जो है बहुत सारे लोगों का रिस्ट्रिक्शन रोकना पड़ेगा। बस ये है कि 2 आंकड़े ऐसे हैं जिनको देखकर थोड़ी सी उम्मीद बंधती है। एक आंकड़ा जो कल सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी थी उनमें से सिर्फ 0.03% या 0.04% को इन्फेक्शन हुआ है और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या फिर उनकी मृत्यु। यानी वैक्सीनेशन ही इकलौता रास्ता नजर आता है। इसी तरह के आंकड़े अमेरिका से और यूरोप से सामने आए। 65% पर वैक्सीनेशन हो चुका है, और उसी तरह से इन्फेक्शन की उसी रफ्तार से कम। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वैक्सीनेशन पर बाद में आऊं, पहले जो स्वाति कह रही है और जो तस्वीरें मैंने दिखाई, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसा लगता है आपकी सरकार अब जागी, आप प्रधानमंत्री एक्शन में आए, जबकि ऐसा लग रहा है देश की हर तरफ हर चीज की किल्लत। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए, प्रधानमंत्री तो जागे हुए थे, केंद्र सरकार अपना काम कर रही थी। आप मेडिकल जो 3-4 महीने पहले के हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे स्टेट्स का किया था, जिसमें जहाँ पे भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी उसको पॉइंट आउट किया था। जो सो रही थी वो प्रदेश सरकारें थी, और प्रदेश सरकारों में भी खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली की सरकारें थी। 15 तारीख को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन वगैरह सफिशिएंट है, बेड है, और 20 तारीख को वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़कों पे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो सो रहे थे प्रदेश सरकारें, और आज भी अपनी जिम्मेदारी नहीं करे। प्रधानमंत्री तो नहीं, कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सेकंड, देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्टेट सेंटर करने की बात ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं तो प्रधानमंत्री अपनी जो रैलियां कैंसिल करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री अपनी जो रैलियां कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद वो मीटिंग्स लेना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एयरफोर्स को लगाया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, रेलवे को लगाया जाता है, फिर इस दवा को मंजूरी दी जाती है। ये सारा जो 24 घंटे में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सारा मैटर अपने हाथ में लेके कह दिया मेडिकल इमरजेंसी आ गई है देश, उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है? ये पहले नहीं हो सकता था? नहीं माना कि ये तो कोई अगर एक ट्वीट कर देता है राहुल गांधी और फिर कहता है कि मेरे कारण वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी जो स्पुतनिक को, तो ऐसे इस तरह से उनके ट्वीट से स्पुतनिक को परमिशन मिल गई। ऐसे नहीं होता, सरकार की प्रक्रिया होती है, सरकार काम कर रही है और बहुत मजबूती से काम कर रही है। एक दिन में कोई ऑक्सीजन, अगर टोटल रिक्वायरमेंट 6,785 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और सरकार ने एलोकेट कर दिया 6,822 मैट्रिक टन, तो वो और पिछले 10 दिन में 3,300 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की प्रोविजन बढ़ाई है। तो वो कोई एक किसी के लेटर से या किसी के उससे या मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो एयरफोर्स को अब लगाया गया है, जरा मैं अपने पीसीआर से कहूंगा वो एयरफोर्स के विमान जो ऑक्सीजन के टैंकर ले जा रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा। ये काम पहले भी तो हो सकता था। हफ्ते 10 दिन से ऑक्सीजन को लेकर मारा मारी है सब जगह, तब आई नहीं तो फिर करने दो। मानक जी फिर अगर आपको ये बातें करनी है तो फिर तो ये बताओ ना, मैक्स हॉस्पिटल 2 घंटे पहले SOS पब्लिक में ट्वीट करता है, तो 6 दिन पहले क्यों नहीं कर दिया उसने?
अरविंद केजरीवाल 13 अप्रैल को क्यों कह रहे थे कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें लगातार आ रही हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सिर्फ आज नहीं आई है। मैक्स हॉस्पिटल ने आज ही ट्वीट नहीं किया है, राज्य सरकारें और तमाम हॉस्पिटल नहीं, मैं कह रहा हूं लगातार शिकायत कर रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं। नहीं को 13 अप्रैल का आप बयान यहाँ सुना दीजिए अरविंद केजरीवाल जी का, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। आज भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मेंबर ने क्या कहा है कि 1000 बेड है रेलवे के, हमने दिल्ली सरकार के लिए अप्रूवल के बाद पे उस पर लगा दिया, अभी वहां नहीं आए। तो मैं कह रहा हूँ कि यह जो मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। क्या आप कोई भरोसा दे सकते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल देश की जनता को, रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन के नाते, कि अब ये नई दवा भी आ गई है, चीजें कंट्रोल में कब तक आ जाएंगी, एक, और दूसरा ये कोरोना कब तक दूसरी लहर थम जाएगी, कुछ एक आइडिया है? हाँ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सीजन की जो कमी और क्राइसिस दिख रही है, हाँ मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की ये जो कमी और क्राइसिस दिख रही है, सरकार ने एलोकेट कर दिया, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट से लेके और वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचना, स्टेट्स को पहुँचना, इस सब में स्टेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है और उसके मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दूं, मैं नोएडा में एक्टिव हूँ, यहाँ पे हमें एलोकेट किया ऑक्सीजन बिहार से, तो अब वो बिहार से 4-5 दिन लगेंगे पहुंचने में। तो यह प्रॉब्लम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और पहुंचने की किसकी है गोपाल कृष्ण अग्रवाल? वही तो पूछ रहा हूँ, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट, यूपी में तो आपकी गवर्नमेंट है, यूपी में आपकी सरकार है, और कैलाश अस्पताल नोएडा का आप ही के सांसद महेश शर्मा का अस्पताल है, जो कि कल उसके अधिकारी को आकर कहना पड़ा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो बताऊं मैं क्या कारण है? दिल्ली ने मिसमैनेज किया, ये जो उन्होंने, मैं नहीं बता रहा गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये आप बताएंगे। मैं बता रहा हूँ ना मानव जी, मैं बता रहा हूँ क्या कारण हुआ। ये उसका कारण ये हुआ कि दिल्ली ने अचानक एकदम शोर मचाया, तो उत्तर प्रदेश का एक लार्ज ब्लॉक चंक जो आइनॉक्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नोएडा में फैक्ट्री है, उसका एलोकेट यूपी की जगह दिल्ली को कर दिया, तो यहाँ पे एकदम कमी हो गई। सब जगह यही हाल है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यूपी दिल्ली नहीं है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे वीडियोस, इस तरह की खबरें पूरे देश से आ रही हैं और हम लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली ये 2 एपी सेंटर हैं, यहाँ पे आप मिसमैनेजमेंट ज्यादा बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं है, सेंटर भी लेगा जिम्मेदारी, प्रदेश भी लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट आपको डिनाई नहीं करना पड़ेगा। ये आप महाराष्ट्र दिल्ली करना बंद कर दीजिए। अब महाराष्ट्र से जो केस आ रहे हैं वो सिर्फ 20% आ रहे हैं। अब टोटल सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री को बार बार कहते जाओगे कि एक दिन में जगह, तो फिर असली चीज छुपा रहे हो ना। असली एपी सेंटर कहाँ है? जो आज कोई एपी सेंटर नहीं है। अब एक सेकेंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अब कोई एपी सेंटर नहीं है, पूरा देश एपी सेंटर बन चुका है। अब देश के 80% केस बाकी राज्यों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से 20% आ रहे हैं। मानव जी उसको कहते हैं जहां से शुरू हुआ, एपी सेंटर उसे कहते हैं जहां से शुरू हुआ महाराष्ट्र। शुरू कहां से हुआ? लापरवाही से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, शुरू कहां से हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे देश में फैला हुआ है अभी। अरे तो एपी सेंटर, आपने मुझसे पूछा एपी सेंटर का पूरा देश है, मैंने बताया। मैंने नहीं पूछा आपसे एपी सेंटर, आप ही बता रहे हैं उसको एपी सेंटर, मैंने नहीं पूछा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है एपी सेंटर कहां है, मैं पूछ रहा हूं ऑक्सीजन। एपी सेंटर महाराष्ट्र और दिल्ली है। इन सरकारों ने कोताही की है, रिपोर्ट सेंटर की पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करी। आज जिम्मेदारी सेंटर पर जाके हाथ, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, क्या ये तरीका है प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का? उनसे क्यों नहीं पूछते आप? ओके, क्या जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली की? ओके 1 सेकंड, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत। 1 सेकंड आतिशी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए भाई। क्या जरूरत थी आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक का लाइव टेलीकास्ट कराने की? बीजेपी कह रही है सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप इस कोरोना की लड़ाई में भी, और बातें डिबेट में आके करते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीति कौन कर रहा है? मैं आपके शो पे पिछले कई दिनों से आ रही हूँ, आपके चैनल पे और चैनल से भी, और हर जगह हमारा एक ही बयान है। सिर्फ इतनी सी बात हमने कही है कि देखिए, ये अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस का मामला नहीं है। पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है, और जब तक केंद्र सरकार इसमें लीड नहीं लेगा, चीजें नहीं सुलझेंगी। और आज आप देखिए,
केंद्र सरकार ने लीड ली है। केंद्र सरकार के लीड लेने से धीरे धीरे चीजें सुलझनी शुरू हुई हैं। तो मुझे काफी दुख है इस बात का कि गोपाल कृष्ण जी भाजपा के जो केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो बदला ले रहे हैं दिल्ली वालों से, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो बदला ले रहे हैं महाराष्ट्र वालों से। क्या ऐसे देश चलेगा? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले भारतवासी नहीं है क्या? जब ऐसे बयान अगर केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे तो बहुत दुख की बात है। मैं तो बस ये उम्मीद करती हूं कि सारी सरकारें एक साथ मिलकर जो अभी इस देश में हेल्थ की समस्या है, जो महामारी की समस्या है, जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या है, उसको सुलझा सके। आपने मेरा जवाब नहीं दिया। जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी कह रहे हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री बड़े नाराज हैं, क्या जरूरत थी आज पीएम और सीएम की मीटिंग को टेलीकास्ट करने की? देखिए, उस पे दिल्ली सरकार वैसे भी अपना वर्जन रख चुकी है। हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि उस मीटिंग को या कुछ भी उसे पब्लिक नहीं करना है। अक्सर मुख्यमंत्रियों के बयान भी ANI पे जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी एड्रेस लाइव होता है और उस पे सीएम ऑफिस ने एक ऑफिशियल अपॉलजी पीएम ऑफिस को भेज भी दी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मीटिंग लाइव हुई या नहीं हुई। सवाल ये है कि जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें कब मिलेगा। मैं तो इस बात से खुश हूं कि आज एयरफोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है सिलेंडर। लेकिन मैं बस ये उम्मीद करती हूं कि इस तरह की राजनीति के महाराष्ट्र की गलती है, दिल्ली की गलती है, किसी दूसरी तीसरी, मतलब ऐसे कैसे चलेगा देश? हर राज्य में आज ऑक्सीजन की समस्या आपने अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल को भी सुना, में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में समस्या है। प्लीज ऐसी पॉलिटिक्स करना बंद कर दीजिए। आतिशी, अभी आपने गोपाल कृष्ण अग्रवाल को भी सुना, वो कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप भी कह रही हैं कि जब से केंद्र सरकार ने आज लीड ली है चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है आपको कब तक हालात काबू में आ जाएंगे? देखिए मानक जी, कुछ भी कहना इस समय बहुत मुश्किल है। जैसे डॉक्टर स्वाति ने शो की शुरुआत में कहा कि सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अभी फेल हैं। मेडिकल कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी भी आज कुछ नहीं कह पा रही है कि आखिरकार कितने केसेस बढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये ऑक्सीजन का क्राइसिस सुलझता है तो फिर हम जो बेड्स का एक्सपेंशन है वो भी कर पाएंगे। कई हॉस्पिटल्स में बाकी सारी तैयारी पूरी है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तब तक हम ऑक्सीजन बेड सरकारी अस्पतालों में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन आज सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। मुझे उम्मीद है जैसे ही वो सुलझेगा हम बाकी चीजें भी धीरे धीरे सुलझना शुरू करेंगी। ठीक है, आपसे तो मैं सहमत हूं बिल्कुल। सबसे पहले तो ऑक्सीजन है। सुरेंद्र राजपूत, आपका असेसमेंट क्या है भाई? और आतिशी कह रही हैं प्रधानमंत्री ने चीजें अपने हाथ में ले ली हैं, लीड ले ली है, तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। आपका क्या मानना है इस पर और कब तक ठीक हो जाएंगी चीजें? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मानस? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र भाई। क्योंकि मेरा ये स्काइप वो हो गया, स्काइप वालों से कह दीजिए कि रिकनेक्ट कर दें। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि समय। हाँ बोलिए। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है मानस। जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो केंद्र और राज्य सरकार का झगड़ा लगा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एस्केपिंग रूट ढूंढ रही है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब 5 अवयव है कम से कम कोरोना से लड़ने के लिए, जिसमें वेंटिलेटर है, अस्पताल है, बेड है, ऑक्सीजन है और बाकी दवाएं हैं, फेविफ्लू वगैरह। अब आप देखिए, वेंटिलेटर, वैक्सीनेशन और दवाएं और ऑक्सीजन ये केंद्र सरकार को मुहैया करानी है। बेड और मान लीजिए क्या नाम अस्पताल राज्य सरकार को करानी है। तो अपनी चीजों से पल्ला झाड़ करके अगर ये सारी चीजें केंद्र सरकार राज्य सरकार पे करेगी और राज्य सरकार जनता पे करेगी, तो ये तो वही बात हो गई कि चीन से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से आप मीडिया वाले लड़ेंगे, कोरोना से जनता लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी, प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। अब आज आप बताइए कि आज तक आपने कभी जिंदगी में देखा कि कोई प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की बात किसी चीफ मिनिस्टर से करे? आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में 20-20 लोग बैठे हुए हैं उनका कनेक्शन काटने के लिए, 20-20 लोग बैठे हुए हैं उनको प्रोटोकॉल की बात बताने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को अपनी छवि की चिंता है, देश की चिंता अगर होती तो कब की इन्होंने एक दिन की हमारी जो एक्सपोर्ट है ऑक्सीजन की वो 10,300 मैट्रिक टन है मानक।
आपको मालूम है आज 10,000 से ऊपर मेट्रिक टन हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कितने गुना प्राइस पे बात कर रहे हैं। जब ये कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तो किसी बच्चे को भी पता था कि ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है उस वक्त, तो आप क्यों ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई? तो ये सारी की सारी बातें जब प्रधानमंत्री से पूछी जाती है तो हमसे कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का लेटर जब जाता है तो हमसे कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। सोनिया जी का लेटर जाता है, कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। हम सवाल भी नहीं पूछे आपकी कमजोरियों पर और आपकी तो आपका असेसमेंट क्या है सुरेंद्र राजपूत, आपका असेसमेंट क्या है? इसका कोई अंत आपको नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर हमेशा मानवता दानवता से जीतती है मानव, और ये मानवता हमारी जीतेगी, भारतीयपन हिंदुस्तानीपन जीतेगा, हम जीतेंगे, आपके साथ जीतेंगे। लेकिन दुख हमें सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कोई भी हो, वो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है, भाग रही है और हर तरीके का वो कर्म कर रही है जिसमें गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उसके बाद आ रहा हूं स्वाति आपके पास। गोपाल जी आइए जरा। गोपाल जी बताइए, एक तो सबसे पहले ये बताइए आपका असेसमेंट क्या है? कुछ तो बताइए देशवासियों को, कुछ तो राहत के दो शब्द कहिए कि इतने हफ्ते में, इतने महीने में ठीक हो जाएगा और दूसरी लहर इतने महीने में थम जाएगी। ऑक्सीजन, अभी जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन की है, लेकिन पैनिक ना करें। ऑक्सीजन की डिमांड, क्योंकि कुछ गलत फहमियां और र्यूमर्स और कुछ गलत इंफॉर्मेशन के कारण जो एक्चुअल तो बढ़ गई है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा हो गई है। उसके लिए भी नरेंद्र त्रेहन जी और गुलेरिया साहब ने, डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें दी है जो सरकार की तरफ से भी प्रमोट हो रही हैं कि ऑक्सीजन किनको ज़रूरत है, क्या है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और एयरलिफ्टिंग वाला जो है, 4-5 दिन में यह केंद्र सरकार वो सारा जो टाइम गैप है डिस्ट्रीब्यूशन का वो पूरा कर लेगी। जर्मनी से 23,000 नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मोबाइल ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टर सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं। 50,000 लीटर ऑक्सीजन विदेशों से इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया है, जो इंडस्ट्रियल यूज बंद कर दिया है। प्राइवेट कंपनी रिलायंस, टाटा जैसे भी अपने ऑक्सीजन स्टील प्लांट वगैरह से सरकार मुहैया करवा रहे हैं। फ्रांस और रशिया जैसे लोगों ने भी हेल्प करने की बात की है। अभी जाइडस से दवाई नई आ गई है, स्पुतनिक वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि क्राइसिस अभी है, पैनिक जो कर रहे हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको रुकना चाहिए। उससे काला बाजारी, होर्डिंग और पैनिक ज्यादा होता है। चिंता सबको है, हमें भी दुख है, मेरी भी माँ को कोविड हुआ हुआ है। गोपाल जी एक सेकंड। ठीक है, आपने ये जो बात कही है सुनने में अच्छी लगती है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकता है कुछ दिन में पूरी हो जाए, क्योंकि सरकारों ने कुछ कदम उठाए, एयरफोर्स भी। हो सकता है नहीं हो जाएगी। ओके, आप दावा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं हो जाएगी। अरे आप कह रहे हैं हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ हो सकता है हो जाए, क्योंकि जब तक हो ना जाए तब तक मैं कैसे मान लूं? सर ये आपका दावा है, इसीलिए उसको दावे की तरह मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। दावा नहीं है, एलोकेशन कर दिया ना 6,822 मेट्रिक टन का, और रिक्वायरमेंट एलोकेशन तो कर दिया सर, जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक क्या फायदा उस एलोकेशन का? मैं वही तो कह रहा हूँ। एयरफोर्स लग गई है, ट्रेनें लग गई हैं, राज्य सरकारें एक्टिव हो रही हैं, जब पहुंच जाए तब माना जाए। बता दिया है। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन प्लांट से कौन से ऑक्सीजन प्लांट से उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा? ओके गोपाल जी, दूसरी चीज सुनिए ना, दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। गोपाल जी सुनिए ना, मैं ये दूसरी चीज आपसे ये पूछ रहा हूं। अब जब सारी की सारी ये 3 कंपनियां, 2 कंपनियां तो जो अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना रही हैं वो, और एक तीसरी डॉक्टर रेड्डीज जो स्पुतनिक बनाएगी और उसे देश में देगी, मुझे बताइए, अब जब 18 साल से ऊपर सारे के सारे लोग एलिजिबल हो गए वैक्सीन लगना, तब वैक्सीन आएंगी कहां से? ये 2 कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं और डॉक्टर रेड्डीज, ये अपनी फुल कैपेसिटी में भी अगले 2-3 महीने काम करेंगे, तब भी हमारे पास कितनी वैक्सीन, 10-12 करोड़ से ज्यादा नहीं आएंगी हर महीने। नहीं कैसे होगी? फिर इसका मतलब वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी, ऑक्सीजन दवाइयों की किल्लत खत्म होगी, वैक्सीन की किल्लत शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई किल्लत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बताया है कि हम फास्ट ट्रैक परमिशन, जो भी WHO और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया, उनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल हम हिंदुस्तान में तुरंत दे देंगे। तो ऐसी 9-10 वैक्सीन हैं वर्ल्ड में,
उन सबको अप्रूवल मिल जाएगी और वो भारत में वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर देंगे। और ये कहाँ कर देंगे? मॉडर्ना फाइजर के पास वैक्सीन नहीं है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उनके पास वैक्सीन नहीं है। यूएस और यूरोप पहले ही बुक कर चुके हैं उनकी सारी वैक्सीन। नहीं तो अभी डेवलपमेंट हो रहा है ना, और भी तो दवाइयां भी आ रही है, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बहुत लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे और जो इम्यूनिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। ये सारी चीजों को एक समग्रता से देखना पड़ेगा। एक वैक्सीन भी होगी, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, दवाइयां निकल आएंगी। वही स्वाति, इसका मतलब तो ये हुआ ना, हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। जैसे आप कह रही हैं अभी तो कोई अंत नजर नहीं आ रहा, और इकलौता इसका जो इलाज दिख रहा है वो है पूरी आबादी का वैक्सीनेशन, जिसके लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिएगी अपनी आबादी के हिसाब से स्वाति? हमें बहुत ज्यादा वैक्सीन चाहिए होंगी मानक। अगर हम 60% पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि हम कम से कम 100 करोड़ डोजेस की बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से। और हम ये अभी आप देखिए, और जैसे यादव जी मुझे बोल रहे थे, अभी मैं सुन रही थी, उनको बहुत दुख होता है सुनकर कि आप केवल बड़े नेतागणों के ट्वीट पढ़ते हैं। आज की तारीख में अगर आप ट्विटर को देखें तो मुझे लगता है डिस्ट्रेस कॉल से ज्यादा आज ट्विटर पे कुछ भी नहीं है। कम से कम आम आदमी के ट्वीट्स भी थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, तब आपको जमीनी हकीकत का जरूर अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस तरह से तड़प रहे हैं और किस तरह से लोगों के घरों में मृत्यु हो रही है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उधर ध्यान दें इस वक्त, ना कि बड़े नेताओं की ट्वीट जो आप पढ़ रहे हैं। मेरे देखिए, आप ऑक्सीजन मिसयूज की बात कर रहे हैं, आप दवाइयों के मिसयूज की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें तो तब होंगी ना जब अवेलेबल होंगी। चीजें जब अवेलेबल ही नहीं है तो मिसयूज कहाँ से होंगी? आप ठीक है, आप जरूर इस तरह की बातें जो है बोल सकते हैं कि लोगों को समझ आए कि मिसयूज नहीं करे। वो हम भी बोलते हैं कि लोगों को अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन ये जो आप सब चीजों को मिसयूज के अंदर मत ढकिए। इस वक्त तो चीजें हैं ही नहीं, मिसयूज तो तभी होंगी। दूसरी चीज है कि कैसे भी करके इस वक्त हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम ये स्टेट्स में ना बांटे कि कौन एपी सेंटर था, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। ये तो एक बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। आज मैं इस स्टेट में बैठी हूँ, कल दूसरे स्टेट में बैठी हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ से इन्फेक्शन लग गया, और हम कोई भी नहीं जानता है हम में से। लेकिन जरूरत आज है कि चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस वक्त बहुत जरूरत है कि दोनों में सामंजस्य हो। आप फुटबॉल की तरह इसको, कोरोना को इधर से उधर फेंकना बंद कीजिए और किसी न किसी तरह से अब लोगों तक सहायता को पहुंचाइए। मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है आज लोगों स्वाति। स्वाति वन सेकंड स्वाति, एक सेकंड, क्योंकि आपने जो कहा ना वो तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बता दिया। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है, एयरफोर्स, रेलवे, हर तरफ से कोशिश हो रही है। मैं वैक्सीन पर जोर इसलिए दे रहा हूं आतिशी आज, क्योंकि वैक्सीन ऐसा लगता है कि इस बीमारी का, महामारी से लड़ने का, उसे खत्म करने का इकलौता तरीका है। और हमारे सामने यूरोप और अमेरिका का एग्जाम्पल है, और कल भारत सरकार ने भी आंकड़े जारी किए हैं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन दोनों डोज लग जाती है, उनमें सिर्फ 0.03 या 0.04% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है, और डेथ का आंकड़ा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मिनिस्क्यूल, छोटा सा। क्या हम इस पोजीशन में आतिशी आ पाएंगे कि अगले 6 महीने, साल भर में भी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए? बात करने का, लेकिन ये मुद्दा भी हम काफी दिन से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी बार बार उठाती रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों वैक्सीन को इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब सीरम इंस्टीट्यूट इतने दिन से सरकार से 3000 करोड़ मांग रहा था इन्वेस्टमेंट, तो उसे 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उस सब चर्चा से आगे बढ़ चुके हैं और अब हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि इस तू मैं में शायद बहुत घुसने का कोई फायदा नहीं है और वो जनहित में भी नहीं है। अब तो शायद हम सबको मिलके, सारी प्राइवेट कंपनीज को, केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को, सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको अपने रिसोर्सेज पूल करके अब इसके सोल्यूशंस निकालने होंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कहाँ से इंपोर्ट कर सकें, कहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकें। बिकॉज ये आपकी बात सही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इकलौता तरीका है जिससे हमारे देश के लोग बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो आपने 3000 करोड़ की बात की, 3000 और 1500 करोड़ अभी कल ही परसों ही केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया। लेकिन स्वाति, अगर ये कंपनियां अब ये पैसा मिलने के बाद अपना प्रोडक्शन बढ़ाती भी हैं, उसे रैंप अप करती भी हैं, तब भी सीरम इंस्टीट्यूट बना पाएगी
हर महीने 10 करोड़ डोजेस, और भारत बायोटेक बना पाएगी 1 करोड़ डोजेस, और डॉक्टर रेड्डीज बना पाएगा 40 लाख डोजेस, और ये भी शायद जून जुलाई से शुरू हो पाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। आप कह रही थी हमें तो 60 करोड़ के हिसाब से 120 करोड़ कम से कम वैक्सीन चाहिए। और देखिए इसीलिए जरूरत होगी इस वक्त कि ये कंपनीज पार्टनरशिप करें और कंपनीज के साथ, या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, जैसे हेपकाइन इंस्टीट्यूट है, इस तरह के जो हमारे भारत के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ साझेदारी करी जाए ताकि वो भी पैरेलली इस वैक्सीन को बनाएं। आखिरकार स्पुतनिक भी तो हमारी देश की वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम अपने देश में बना रहे हैं, तो क्यों नहीं ये संभव है कि जो हमारी अपनी वैक्सीन हैं उनका प्रोडक्शन भी हम भारत में दूसरे इंस्टीट्यूट्स में करें। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी पिछले 1-2 दिनों में प्रधानमंत्री जी की मीटिंग भी हुई है इस चीज को लेकर के और इंस्टीट्यूट्स के साथ कि कैसे हम इस प्रोडक्शन को भारत में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने को भी देनी है और हमें विश्व तक भी पहुंचानी है। अल्टीमेटली आज हम नहीं पहुंचाए पर कल तो हमें विश्व में भी पहुंचानी है। तो हमें कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे भारत के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वैक्सीन बना सकते हैं और इस वक्त साझेदारी में सामने आ सकते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ सके। क्योंकि एक फैक्ट्री या 2 फैक्ट्री से तो डेफिनेटली हम भारत को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, ये तो संभव है ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे आपने आंकड़े दिए, बिल्कुल सही बात है, ये संभव नहीं होगा। और देखिए अब जो हम वैक्सीनेट करेंगे लोगों को, वो हमें थर्ड वेव से बचाने में बहुत मदद करेगा। अब आप देखिए स्ट्रेन्स है, नए स्ट्रेन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वाति, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही देखिए, थर्ड वेव तो तब है ना जब ये सेकंड वेव जाएगी। ये सेकंड वेव जाती हुई, मैं इसीलिए पहले भी आपसे पूछ रहा था, ये सेकंड वेव जाती हुई दिख रही है क्या आपको? वो जो पहले वाले आंकड़े थे फर्स्ट वेव के बाद, जो खत्म हो गई थी फर्स्ट वेव, हमारे यहाँ 12,000, 15,000, 20,000 तक डेली केसेस आ गए थे, क्या वहां हम पहुंचेंगे भी? थर्ड वेव की नौबत तो तब आएगी जब सेकंड वेव जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जिस तरह से स्ट्रेन्स आ रहे हैं सामने और नए नए स्ट्रेन्स अब सामने आ रहे हैं और वो जितने ट्रांसमिसेबल है, बहुत मुश्किल है। देखिए अब वेस्ट बंगाल स्ट्रेन आ गया है जो 12% 4 राज्यों में मिला है। अभी तो हमें पता भी नहीं है कितने और स्ट्रेन्स हैं जो घूम रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जरूर जब भी कोई एक वेव आती है और वायरस बहुत तेजी से रैम्पेंटली फैलता है, तब लोगों की जो एक स्वाभाविक इम्यूनिटी बनती है, क्योंकि हर किसी को तो सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, माइल्ड केसेस हैं, उन सब केसेस में जरूर इम्यूनिटी डेवलप होगी और एक समय पर आकर के हम पीक को नीचे गिरते हुए जरूर देखेंगे। ये तो जरूर होगा, लेकिन वो कितने समय में होगा और कहाँ पीक हमारी टच करेगी, ये कहना अभी के लिए बहुत मुश्किल है। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपको लग रहा है कि पीक सेकंड वेव की आ चुकी है और यहां से अब हालात सिर्फ सुधरने की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, देखिए ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है जिसमें मुख्यतः वैक्सीन और ऑक्सीजन है, या केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी और उसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी बहुत बार बोल चुके हैं और मैं 7 साल से उनके काम को देख रहा हूँ, उसके पहले भी देख रहा हूँ कि वह चीज़ों को मेटिकुलसली प्लान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी चीज का। लेकिन वैक्सीन तो मुझे लग रहा है कि अभी हम अपनी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाएंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैंने आपको बताया अगर प्रोडक्शन रैंप अप करने के बाद भी हम सिर्फ 10-12 करोड़ ही वैक्सीन हर महीने बना पाएंगे और हमें चाहिए 120 करोड़ 130 करोड़ या उससे भी ज्यादा। और भी तो नए और वैक्सीनेशन आ रहे हैं, उनको सबको कर रहे हैं तैयार। और मुझे लगता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट सरकार गवर्नमेंट ने काफी गैप्स हैं उनको फिल अप करने चाहिए और एडवांस में। मुझे उम्मीद है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये सलाह आप बीजेपी राज्यों को भी दे रहे होंगे जहां बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, सबको दे रहे हैं, हम तो पूरा बातचीत भी कर रहे हैं सबको। अगर बीजेपी राज्य भी कमी कर रहा है तो उसको भी तो उसी तरह हमने आपको बताया है कि यूपी में कैसे हो रहा है, जहां पे भी कमी आ रही है सब बात कर ही रहे। ओके, सुरेंद्र राजपूत, वैक्सीनेशन को लेकर आपकी पार्टी बड़ी नाराज है और अभी से नहीं, शुरू से नाराज है। जब इमरजेंसी अप्रूवल हुआ था तब नाराज थी और अब जबकि वैक्सीनेशन की थर्ड स्ट्रैटेजी, थर्ड फेज आ गया है तो भी नाराज है। कैसे होगा ऐसे? एक स्टैंड तो लीजिए कि आप चाहते क्या है वैक्सीनेशन में। हम वैक्सीनेशन चाहते हैं और वैक्सीनेशन जो लोग भी पढ़ते हैं, समझते हैं और सुनते हैं मानव जी, वो हमारी बात मानते हैं, चाहे मजबूर होकर के माने और चाहे बाद में माने और चाहे चिल्ला के माने और चाहे हमको मार्केटिंग एजेंट कह करके माने। मैं आपको बताऊं, जब सेकंड ग्रेड का अप्रूवल हो रहा था तब हमने ये प्रश्न उठाया था कि अभी
कोई जानकारी नहीं मिली है वैक्सीन के बारे में, ट्रायल्स के पूरे रिजल्ट नहीं आए, हमने वैक्सीन का विरोध नहीं किया। आज की डेट में भारत की सरकार 3 दाम लगा रही है। एक कह रही है 150 रुपए में केंद्र सरकार को, 400 रुपए में राज्य सरकार को और 600 रुपए में प्राइवेट लैब को। तो जिस तरीके की भाषा ये गुजरात के व्यापारी बोल रहे हैं, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। दूसरी बात जो आपने बोली है कि जहां पर वैक्सीनेशन कहां से आएगा, तो मैं आपको बताऊं दुनिया की 11 बड़ी कंपनियां हमको वैक्सीन देने के लिए तैयार है। आज ही फाइजर ने कहा है कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे देंगे। अरे देने को तैयार है सुरेंद्र राजपूत, एक सेकेंड, वो तो कहा है उसने कि हम केंद्र सरकार को देंगे और बिना प्रॉफिट के देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप देख लेते, अमेरिका पहले ही और यूरोप पहले ही अगले साल भर का कोटा उससे बुक कर चुका है। देखिए क्या मिलेगा, अभी पता चलेगा उससे क्या मिलेगा। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, हमारे यहाँ उन कंपनियों की वैक्सीन बनाने की जो एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो चाहे वो डॉक्टर रेड्डी लैब में हो, चाहे भारत बायोटेक में हो, चाहे दिल्ली की वो कंपनी है, मैं कस्तूरबा वाली भूल गया हूँ, जिसका प्लांट लालड़ू में है चंडीगढ़ से पहले, वो कंपनी हो, चाहे वो भारत सीरम हो और चाहे भारत बायोटेक हो। हमारे पास तमाम एडिशनल प्लांट है। 36,000 करोड़ का एलोकेशन कर रखा है केंद्र सरकार ने, और दिए कितने हैं? 3,000 करोड़ एक कंपनी को, 1,500 वो भी रिपीटेड डिमांड के बाद। अगर आज वो 36,000 करोड़ आप रिलीज कर दीजिए, मार्केट में लेके बैठ जाइए, 100 करोड़ वैक्सीन ले लीजिए। की बात प्रेजेंटेड बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।